तो मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? थँक यू घनश्याम फॉर कमिंग. एक कॉलवरतीच तो आला. आय एम हॅपी फॉर दॅट. तर घनश्याम, स्टूडेंट यस. थोड़ा इंट्रोडक्शन में घनश्याम के बारे में देना चाहता हूँ. ही इज माय बैच 2020 स्टूडेंट. ही इज सीईटी एज वेल एज जेई टॉपर और एज वेल एज बोर्ड टॉपर. जेई में इसका स्कोर था 99.2 परसेंटाइल और सीईटी में स्कोर था 99.3 परसेंटाइल. विजिट है इन्होंने कंप्लीट किया. आपको पता है वीर जिजामाता टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये एशिया का एक नंबर का कॉलेज आता है. और यहाँ से इसने इसका बीटेक कंप्लीट किया और इसको गोल्ड मेडल मिला. गोल्ड मेडलिस्ट है. हम उस दिन गए थे. मुझे अभी भी याद है 6 मार्च एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म मैंने रिकॉर्ड किया था. फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. घनश्याम, टू लव माय इमेजिनेशन. जैसे यस. रिकॉर्ड यस. शॉर्ट शॉर्ट फिल्म. और 6 मार्च गए थे. उनके पापा से मिलने का मौका मिला. बहुत सारे लोगों से मिला. और इनको जो गोल्ड मेडल मिला वो आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर के हाथ से मिला. उनका फोटो भी मेरे पास है. घनश्याम, राइट ना? एज वेल यस. एज यस. करेक्ट. करेक्ट. एजुकेशन मिनिस्ट्री इज ऑल्सो देयर. तो विजिट अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड है. मतलब लोग जे का अगर आप परसेंटाइल देखो तो 99.9 तो क्लोज हो जाता है वो. और टॉप 470 बच्चे कुछ महाराष्ट्र से सिलेक्ट होते हैं उस कॉलेज में जाने के लिए. ठीक है. और सबसे जरूरी चीज यही सिलेक्टेड इन डिलॉइट्स कंपनी. बहुत अच्छा पैकेज है. और डिलॉइट्स इज वर्ल्ड का एक नंबर का कंपनी आप बोल सकते हो उसको कंसल्टेंसी में. और इसमें एज एनालिस्ट के तौर पे ये लोग काम करते हैं. तो मैं फिर से घनश्याम को बोलना चाहूंगा कि घनश्याम प्लीज टेल मी अबाउट स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. Okay. Okay. First of all, thank you so much, Vinod sir, for inviting me here. Good morning to everyone, each and everyone present here. सबको good morning. And I would like to say हम लोग ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे. आप भी थोड़ा क्वेश्चन पूछिएगा. हम भी आप हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे. ठीक है. एज विनोद सर सेड, 2020 VJTI में लगा था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा प्रिपरेशन जर्नी है 11th 12th में. आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम विनोद सर, देयर कोचिंग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग. 11th 12th में कैसे तो करके बोर्ड्स में नंबर लाए हैं. जेई में हमने अच्छा खासा प्रिपरेशन करके 99.2, सीईटी में 99.3 लेके आए थे. देन सबसे बेस्ट कॉलेज नियरेस्ट टू मी इन मुंबई वाज VJTI. एंड मेरा फेवरेट ब्रांच था मैकेनिकल, तो मुझे वो मिल गया फर्स्ट गो में ही. तो फर्स्ट राउंड जो 0th राउंड होता है उसमें मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया था ब्रांच. देन 4 years वॉज वेरी एंजॉयबल. फर्स्ट ईयर मेरा कोरोना में चला गया, वो ऑनलाइन में था. लेकिन बहुत ही रिगरस जर्नी था VJTI का. कैसे तो करके 4 साल कंप्लीट किया. एंड आई वॉज पास्ड आउट विद अ गोल्ड मेडल, हाईएस्ट रैंक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन VJTI. और मुझे मिला था परसिस्टेंट सिस्टम्स का सीईओ जो है आनंद देशपांडे, उनसे. एंड आनंद केदारे, जो आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर है, उनसे मेरे को गोल्ड मेडल रिसीव हुआ था. देन इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, फर्स्ट कंपनी विजिटेड VJTI वाज डेलोइट इंडिया, जो कि कंसल्टेंसी में या बिग फोर कंपनीज आप बोलो तो बिग फोर कंपनीज का नाम लेते ही फर्स्ट रेवेन्यू जनरेटिंग, हाईएस्ट जनरेटिंग डेलोइट होता है. तो इन कंसल्टेंसी नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड इज डेलोइट, उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ है. एंड 1 year से मैं अभी वहाँ पे काम कर रहा हूँ एज एन फिनेंशियल एनालिस्ट. तो ये मेरा ओवरऑल जर्नी है अभी तक का. सो या, ओके. इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, दिस वाज तो ऑल सब इट. कुछ क्वेश्चंस मैंने सोचे हैं. कुछ क्वेश्चन मुझे बच्चों ने दिए हैं. तो सबसे श्योर. पहला क्वेश्चन मैं घनश्याम से पूछना चाहता हूँ कि जो विजिट है वीर जिजामाता टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये इसको अराउंड 104 ईयर कंप्लीट होने आ गया. अराउंड 100 साल के ऊपर 104 साल पूरा हो रहा है. और करेक्ट. मुझे वो भी 6 मार्च को पता चला जब मैं 6 मार्च को घनश्याम के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गया था जब उसको गोल्ड मेडल मिला था. थैंक यू घनश्याम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दैट इवेंट. तो वहां पे हम गए थे तो सारे ब्रिलियंट बेंट्स बैठे थे. सारे ब्रिलियंट लोग थे वहां पे. तो उसी टाइम पे वहां पे पता चला कि 104 साल पूरे हो रहे हैं विजिटर को. और मुझे ये भी पता चला वहां पे कि सिस्को ने कुछ 15 करोड़ दिए विजिटर को. तो मैं जानना चाहता हूँ कि विजिटर का लाइफस्टाइल कैसे होता है. कि बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि हम इंजीनियर लोग से पढ़ते हैं. बहुत गलत परसेप्शंस हैं. हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम बहुत कुछ करते हैं जिंदगी में. तो विजिटर का लाइफस्टाइल क्या है? देखो, VJTI जो है महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज, ड्रीम ऑफ एवरीवन.
महाराष्ट्र में जो भी पढ़ रहा है उसका सबसे पहला ड्रीम है कि मुझे VJTI मिल जाए, क्योंकि CET थ्रू नंबर लगना VJTI में इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और जैसे ही हम VJTI में आते हैं, इट स्टार्टेड विद आवर रिगरस एकेडमिक्स। रोज 9 to 5 कॉलेज करो, रोज एवरीथिंग करो, लेकिन जो भी है VJTI का लाइफ एकदम बेस्ट है। हमें सब कुछ मिलता है, ईच एंड एवरी पर्सन के हिसाब से वहाँ पे सब कुछ है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट क्लब्स, टेक्नोवांजा है, टेक फेस्ट होता है, जैसे कि IIT में अभी हुआ मूड इंडिगो, वैसे VJTI का जो टेक फेस्ट है, टेक्नोवांजा, वो एशियाज का सेकेंड लार्जेस्ट टेक फेस्ट है। इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है कि पूरे माटुंगा दादर को बंद करना पड़ता है, इतना क्राउड आता है VJTI में। और वो सबके लिए फ्री भी होता है इंक्लूड करने के लिए। हाईएस्ट टेक्नोलॉजी रोबोटिक इवेंट्स होते हैं, जापान, इधर उधर से लोग आते हैं, सब उनका करते हैं। देन हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, हर एक कॉलेज में पार्टिसिपेट होता है, VJTI ऑलवेज रैंकिंग में आता है। ये सब हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर। देन को करिकुलर्स में हमारे टेक्निकल फेस्ट्स होते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, रेसिंग हो गया। तो रेसिंग में हमारी कॉलेज ई बाहा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। देन हमारे ई सेल होता है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का पार्टिसिपेशन होता है। तो ये सब हो गया इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स एंड ऑल। इसके अलावा हमारी जो VJTI है वो कंटिन्यूअस फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करती है, उनका MOU साइन होते रहता है। रिसेंटली अभी RWTH जर्मनी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, जिससे कि हमारा जो रिसर्च जो है वो स्ट्रांग होता है, एंड यहाँ के स्टूडेंट्स डायरेक्टली वहाँ पे रेफर हो सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च भी बहुत स्ट्रांग है। जिसको जो भी इंटरेस्ट है सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, डांसिंग क्लब्स है, सिंगिंग क्लब्स है, सब कुछ है, सब कुछ है। जिसको सिर्फ पढ़ाई करना है उसके लिए काफी ज्यादा नॉलेज में के लिए लाइब्रेरीज है, डीप रिसर्च है। IIT के साथ हमारा टाई अप होता है, बीच बीच में इंटर्नशिप के लिए IIT के साथ जा सकते हैं। हमारे जो प्रोफेसर है हाईली क्वालिफाइड है, उनका जो रीच है हर एक इंडस्ट्री के साथ है। तो नो डाउट हर एक फील्ड में VJTI टॉप में है। एंड हमें कोई रिग्रेट हो ही नहीं सकता वहां पे जाने के लिए। सबसे बेस्ट कॉलेज है, लाइफ भी बहुत बढ़िया है, एंड प्लेसमेंट के टर्म्स में तो VJTI रैंक 1 में आता है। जबकि COEP एंड VJTI दो अच्छे कॉलेज है महाराष्ट्र के, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, प्लेसमेंट VJTI को कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। हमें इतना मान के चलना है कि VJTI से निकलने के बाद हमें एक रिवॉर्ड मिलने वाला है प्लेसमेंट का। कोई कैसा भी स्टूडेंट हो, प्लेसमेंट तो मिलने ही वाला है, ये रिवॉर्ड अपने पास होने ही वाला है। तो यस, लाइफ ऑफ VJTI ऐसा है। और इन शॉर्ट में आपने एजुकेशन के बारे में बोला, बाकी चीजें बोली। रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, जैसे तुम्हारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में हम्म। मुझे रेहान ने क्वेश्चन पूछा था कि सर स्पोर्ट्स वगैरह होती कि नहीं, मतलब इंजीनियर लोग पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं कि खेलते भी है, मतलब ये क्वेश्चन है। इंजीनियर स्पोर्ट्स में ज्यादा होशियार होते हैं, मैंने देखा है। VJTI के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होते हैं, इवेंट्स। हमारा जो रनिंग कंपटीशन होता है ना, मैराथन एंड ऑल, जैसे पवई में होता है हीरानंदानी की तरफ से, वैसे VJTI के मैराथन में लंबे लंबे से लोग आते हैं, पुणे से लोग आते हैं, नागपुर से लोग आते हैं यहाँ पे मैराथन खेलने के लिए। तो बहुत बड़ा स्पोर्ट इवेंट है VJTI का, एंथुजिया करके। और जहाँ तक मेरे को पता है कि अभी मेरे काफी बच्चे वहां पे हैं, तो बात होती रहती है। मतलब अभी एक एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि घनश्याम का भाई हर्षल इज ऑल्सो इन विजिट है फर्स्ट ईयर दिस ईयर, यस, राइट? यस, तो मैं यस, कल ही यस। मैंने उससे बात किया था। तो टेक वंजा जो अभी आप घनश्याम ने आप लोगों को बताया है, तो एक टेक फेस्ट होता है, पूरे एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक फेस्ट होता है, तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। तो आपको देखने का मौका मिलेगा, विजिट है। उसका बिल्डिंग भी बहुत पुराना है, मतलब नॉर्मल बिल्डिंग लगता है, नेशनल अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। तर घनश्याम एस्टॅब्लिशमेंट इयर अराउंड 1829 समथिंग काहीतरी, 1830 च्या आसपास काहीतरी एस्टॅब्लिशमेंट करेक्ट, हुआ करेक्ट, 1800, यस। हम्म। 1890 के आसपास वो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हम्म। वो एस्टैब्लिशमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए किया था क्योंकि उनको इंडिया में इंजीनियर लोग चाहिए थे, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया। तो बहुत पुराना कॉलेज होने के कारण कैसे ना, सबकी नजर वहां पे होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से लेके सारे वहां पे होते हैं। तो बेसिकली एक चीज है, एक मिथ मैं तोड़ना चाहता हूँ घनश्याम आपके माध्यम से, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि इंजीनियर से पढ़ते हैं तो यार, मैंने बीटेक कंप्लीट किया था, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत चिल करते हैं जिंदगी। हम पढ़ते भी उतने ही शिद्दत से, उतने शिद्दत से खेलते भी है, उतनी सारी चीजों को शिद्दत से किया जाता है। टेंशन को घर पे रख के आते हैं हम लोग, और पूरा जिंदगी हम लोग चिल करते हैं, रात हमारी होती है।
हम पूरे रात में होते हैं। मुझे अभी भी याद है, हमारे जिस दिन बर्थडे था तो सबसे पहला मुझे मैसेज घनश्याम का आया था, वो भी रात को आया था। तो इस लेवल तक बॉन्डिंग है। तो स्पोर्ट्स के मामले में और बहुत सारे मेरे बच्चे के जो बोलते रहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अदर एक्टिविटीज भी चलती रहती है। बट एक चीज Correct. मैं बोलना चाहूंगा कि सीओपी ऑल्सो बेस्ट, नो डाउट है। मुझे अभी भी याद है, वन ऑफ माय स्टुडंट स्वप्नील इन युअर बॅच, घनश्याम तुमच्याच बॅचला होता तो, त्याला व्हिजिट आहे पण मिळत होतं आणि सीओपी भी मिल रहा था उसको, दोनों मिल रहा था। तो ओके। पर उसने सीयूपी ज्वाइन कर लिया। तो पर एक बात है ना कि सीयूपी अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट इंटरव्यू में लेके आने वाला हूँ वो यश दीवाने का आएगा, पता ना, यश दीवाने। यश दीवाने पास आउट करेक्ट। फ्रॉम द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे सीयूपी, और ही सिलेक्टेड इन एनवीडिया कंपनी में। हमेशा बोलता हूँ इज माई, मतलब ये लोग इतने बड़े हो गए ना पर अभी भी डाउन टू अर्थ है। ये बहुत, ये अलग चीज होती है। तो थोड़ा ये मिथ तोड़ दो, घनश्याम की इंजीनियर लोग सिर्फ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल क्लाइंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंजीनियर सिर्फ पढ़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले ही वो लोग इतने, हम लोग इतने रिगरस पढ़ाई करके आए होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद तो बाकी लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं करते। लेकिन इंजीनियर्स के पास एक क्या बोलते हैं ना, शक्ति होती है। हमारे पास इतनी शक्ति होती है, हम लोग एग्जाम्स के एक एक हफ्ते पहले ही पूरा पढ़ाई करके एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग, एक बार कॉलेज डिसाइड हो जाए ना, उसके बाद हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ट्वेल्थ के मार्क्स ही हमारे सबसे बेस्ट होते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग जाने के बाद सीजीपीए कितना भी लाओ, कितना भी तुम्हारी इच्छा हो पढ़ने की, वो सब हमारे ऊपर ही होता है। प्रोफेसर कभी पढ़ने में इतना फोर्स नहीं करते, कभी भी हमें पढ़ने के लिए इतना ये नहीं होता। तो सब लोग, हर स्टूडेंट कोई ना कोई अपने एक्टिविटी में बिजी होता है। हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ करते रहता है। क्लास में अटेंडेंस हमेशा कम ही दिखेगा, कभी ऐसा नहीं होता। और सर लोग भी कभी इतना फोर्स नहीं करते। तो सब अपने ऊपर है बहुत, कोई इतना सीरियसली लेता भी नहीं है। ऐसा भी है, सर हर स्टूडेंट के अपनी इच्छे के अनुसार है, ऐसा है। पर एक चीज क्या है कि जैसे मैं बताऊं कि जैसे घनश्याम ने बोला, पर बच्चे इतने काबिल होते हैं कि वो 5 दिन में भी पढ़ाई कर सकते हैं। पता है मुझे, कभी भी बच्चे बोलते हैं सर 1 महीना है, तो मैं बोला भाई 1 महीना तो बहुत ज्यादा हुआ, हमने तो 5 दिन में सब्जेक्ट निकाले हैं। ठीक है, हम्म। हमने 5 5 6 दिन, हमको 5 दिन पहले चैप्टर पढ़ना शुरू करते, बुक 5 दिन पहले खरीदते हम लोग, 5 दिन पढ़ते उसके बाद वो एग्जाम हम लोग क्रैक कर देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसमें बच्चों में, और भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जैसे कि बोर्ड को जेई और सीईटी का बैलेंस कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अलग से कैसे पढ़ाई क्या होगा, और उसके बाद टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या वो ये होगा। पर ये सब करने से पहले मैं घनश्याम को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि F2P ने आपको कैसे हेल्प किया, और ड्यूरिंग योर जर्नी जर्नी फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू कंप्लीटिंग द विजिट कॉलेज एंड ऑल। ओके, सो 11th 12th में जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आई वॉज इन सर्च ऑफ गुड कोचिंग, या मेरे को कोई अच्छे से नोट्स या कुछ दे दे। तो जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा कि विनोद सर ने कुछ F2P विद्यापीठ, तब मेरे को F2P का इतना नॉलेज नहीं था, बट मेरे को विनोद सर मालूम थे। तो विनोद सर ने मेरे को फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स तो स्टार्ट से स्ट्रॉन्ग करवा दिए थे। तो जो भी उनके मटेरियल्स थे एंड ऑल, रेगुलर कोचिंग ऑनलाइन, ये सब करते करते फिजिक्स केमिस्ट्री तो स्ट्रांग हो ही गया था उसमें, नो डाउट। लास्ट तक हमने अच्छा प्रिपरेशन कर लिया था। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री भी पवन सर थे हमें हेल्प करने के लिए। पवन सर ने भी अच्छे नोट्स एंड ऑल प्रोवाइड किए थे, कोचिंग एंड ऑल प्रोवाइड किया था, ऑनलाइन मटेरियल्स भी थे। तो काफी अच्छा वो पीरियड गया था। फिर इन टर्म्स ऑफ एग्जाम टाइम के समय मॉक टेस्ट एंड ऑल, वो काफी क्रूशियल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि कोरोना आ गया था। तो कोरोना के टाइम पे जो अच्छे मॉक टेस्ट होने चाहिए थे वो मिलने चाहिए थे, वो भी विनोद सर ने प्रोवाइड किए थे। तो इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस, F2P has helped me a lot. So I can say that VJTI was a gift from F2P only. So बस यही है कि we have to actually follow the steps which are given by our coaching, and all the materials given by our coaching. It's always suggested, don't manipulate ourselves by learning on two or three different materials. Always follow and take the steps from the given by our coaching materials. You always have the leverage to ask Vinod sir. He is very kind and he'll always help you. I know that. तो जैसे ही हमें कोचिंग से मालूम पड़ता है, फिर विनोद सर जैसे जैसे बताते, वैसे अगर फॉलो किया, तो it's always guaranteed that we'll get our dream college, no doubt. थैंक यू घनश्याम। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि ठीक है, हमारा काम इसे बताना है, पर फॉलो करने का काम घनश्याम, और इवन आज भी मैं घनश्याम से बात करते रहता हूँ। नॉट ओनली अभी एजुकेशन रिगार्डिंग बात नहीं होती, पर इंडस्ट्री रिगार्डिंग बात होती है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो मोक आप सीईटी और जेई का मैथ्स का देने वाले हो, उसमें मुझे घनश्याम ने बहुत हेल्प किया मैथमेटिक्स में।
एग्जाम का मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग था, नेक्स्ट लेवल का मैथ्स था। और फिजिक्स में मुझे हेल्प किया था यश दीवाने ने। केमिस्ट्री में मुझे हेल्प किया था पवन गुरलिवाड। घनश्याम माहिती का तुला पवन गुरलिवाड? यस You यस, know? पवन गुर्गेवाड, ही इज इन आईसीटी नाउ, करेक्ट, ही He वाज इन ICT आईसीटी। यस, आईसीटी पास आउट झाला, आईसीटी पास पास आउट आउट, झाला, ही पास आउट। जॉइन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन किया उसने ने हम्म अमेरिका में। तो पवन गुलेवाड को केमिकल इंजीनियरिंग मिला था आईसीटी में, शायद यहाँ पे है ना बेटा, शायद। हम पवन गुलेवाड की बात कर रहे हैं, तो पवन गुलेवाड से मैं आप कनेक्ट करूंगा, उसका भी सेशन लूंगा मैं आपसे। अभी वो फिलहाल आउट ऑफ है। मेरा बात हुआ था एक दो दिन पहले उससे, तो उसको आईसीटी में केमिकल इंजीनियरिंग मिला था, और वो भी उस बैच में था। पर एक चीज, तीन बच्चों में ने एक चीज मैंने देखी है ना, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया तो उसको शिद्दत से पास किया, शिद्दत से चीज करिए। और उनको पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया। और सच बता तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 10 ही मॉक थे, 10 मॉक थे। आज मेरे पास बहुत मॉक है, बहुत मटेरियल। मैं कभी बच्चों को बोलता हूँ घनश्याम, आप लोगों ने जितना हम्म। किया उसमें 99 आ गया, और अगर आप और भी इतना मटेरियल मैंने बना लिया, अगर इतना आप कर लो तो आप महाराष्ट्र टॉप करने की क्षमता रखते हो। करेक्ट इतना करेक्ट। अच्छा मटेरियल हमारे पास आज है। पर दुख की बात है कि बहुत कम बच्चे इसका यूज कर पाते हैं, पर ठीक है, वो हर एक का अपना एक स्ट्रेटेजी होता है। तो पर मेरा है कि हम किसी को प्रेशर नहीं करते हैं। जिसको हेल्प लेना है वो ले लेते हैं, जिसको नहीं लेना है वो अपने हिसाब से प्लानिंग को फॉलो करता है। बट घंटा हम्म। में दूसरा कहीं 5 दिसंबर जो हमारा बर्थडे होता ना, तो मेरे हम्म। विराट के जो बच्चे हैं, उन्होंने मुझे जो केक दिया तो उसमें लिखा था केक। बेस्ट प्लानर। बेस्ट हम्म। प्लानर। तो शायद स्ट्रेटेजी समझ में आती है मुझे, प्लानिंग समझ में आता है। और हम एक या दो, और मुझे लगता है लास्ट के 3-4 महीने आप लोगों ने बहुत मेहनत किया था, पता है ना घनश्याम? तो उसमें 3-4 महीने मैंने 99.33 निकाल लिया था। तो भाई 2 बार 3 करेक्ट। महीने भी चीजें होती है, सिर्फ करने की लेवल होनी चाहिए, सब होना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट एट विजिट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। तो प्लेसमेंट रिगार्डिंग थोड़ा आप बताएंगे, विजिट है का प्लेसमेंट कैसा रहता है? जैसे मैंने कहा, प्लेसमेंट जो है ना वीजीटीआई का, वो अगर तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच का अगर देखने जाओगे ना, तो वो डायरेक्टली कंपेयर करता है आईआईटी बॉम्बे से। मैं नंबर्स पे आता हूँ। इस साल हाईएस्ट पैकेज जो गया है वीजीटीआई में, से अबव 70 lakhs पर एनम, जो कि डीई शॉ में। एंड ये जो कंपनी है ना, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की टॉप कंपनी है, डीई शॉ। ये हमेशा वीजेटीआई से एक या दो स्टूडेंट लेके जाती है, और इनका पैकेज हर साल बढ़ते जाता है। लास्ट ईयर 65 था, इस साल 70 था, अगले साल बढ़ेगा। एंड ये साल वीजेटीआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट में भी स्टूडेंट्स चले गए, दो दो तीन तीन। ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जीडीएस, गूगल के जीडीएस एंड माइक्रोसॉफ्ट के जो हैकेथॉन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके लोग जा रहे हैं। अबव 50 LPA, अबव 60 LPA पैकेजेस मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का तो पैकेज इज एक्चुअली ड्रीम। हम लोग अगर 2-3 साल भी काम करें ना, हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, इतना पैकेज है वहां पे। तो एवरेज पैकेज, कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज अबाउट 20 LPA जाता है। तो कोई अगर कंप्यूटर साइंस में एवरेज पढ़ाई भी करे ना, उसका 20 लाख का जॉब फिक्स है, फिक्स। इतना तो कंपलसरी है। एंड सिर्फ कंप्यूटर साइंस का नहीं, मैं दूसरे ब्रांचेस का बोलता हूँ। इतना श्योर है कि कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो टेक्सटाइल क्यों ना हो, प्लेसमेंट मिलना कंपलसरी है। कितना भी बैक क्यों ना हो, जो वीजीटीआई सपोर्ट्स प्लेसमेंट टिल 2 years आफ्टर योर ग्रेजुएशन इफ यू आर नॉट प्लेस्ड। तो अभी भी 2026 में भी हम लोग के बैच के, 2024 बैच के स्टूडेंट जिनको प्लेसमेंट नहीं लगा, एक या दो होंगे नंबर में, उनको अभी भी वीजीटीआई सपोर्ट करता है प्लेसमेंट के लिए। तो हम लोग कितने भी अगर पुअर हो एकेडमिक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेसमेंट तो होने ही वाला है। ओवरऑल एवरेज पैकेज है ना, 12 LPA, 10 to 12 LPA जाता ही है, कोई भी ब्रांच का होने दो। तो 10 to 12 LPA मिलना ही चाहिए अगर हम लोग एवरेज स्टूडेंट है। अगर हम लोग बिलो एवरेज है कॉलेज में, या फिर हमें स्किल्स नहीं है, तो भी किसी ना किसी को तो प्लेसमेंट मिल ही जाता है। ऐसा है, प्लेसमेंट के टर्म्स में कोई टेंशन है ही नहीं वीजीटीआई पर एक चीज भी बता दो, तो जैसे घनश्याम ने बोला कि अपना सीएस का ब्रांच है, उसका कट ऑफ 99.88 पे जाता है वो। तो इट इज में। नॉट दैट मच इजी, मुझे अभी भी याद है घनश्याम। तो आपको पता होगा यश श्रॉफ करेक्ट। 99.7 था। यश श्रॉफ को सीएस का नहीं मिला, उसको आईटी का ब्रांच मिला है। आईटी। और उसको भी थर्ड राउंड में मिला है एक्चुअली। तो मुझे अभी याद है, हम्म। फर्स्ट राउंड में उसने सीयूईपी का EXTC लिया था। सेकंड राउंड में वो, उसको लगा मैंने गलती कर दी, उसकी मम्मी ने मुझे फोन किया, सर कुछ गलत हो गया। तो उसके बाद फिर उसने विजिट आई में आया, तो उसको विजिट आई का सेकंड राउंड में उसको आईआईटी मिला था। बट एक ओके। चीज है ना, मतलब मैं एक बात बताता हूँ, मतलब हमारी हमेशा बात होती थी घनश्याम, मेरी, यश की, यश श्रॉफ की, आपको मैथ्स में 100 में से 100 लाने पड़ेंगे। 100% हम्म लाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने मैथ्स में से 100 में से 100 नहीं लाए, अगर आप आलस कर रहे हो ना,
अगर आपने एक दिन भी चीज नहीं पढ़ी, 2 घंटा आपने नहीं पढ़ा, जो आपको डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, मतलब 2 घंटा मुझे पढ़ना है, मैं थक गया नहीं करूंगा यार मैं, अगर वो आपने नहीं किया ना, तो आपकी सीट कोई और लेके जाएगा, दैट्स इट, ये श्योर है। तो भाई वो आपके लिए डिपेंड, आपके लिए नहीं है, आप नहीं करोगे तो कोई और लेके ही जाएगा, तो ये तो श्योर है। हम्म। इसके लिए आपको हर करेक्ट। दिन, मैं जानता हूँ ना, घनश्याम ने बहुत मेहनत किया था इसका। मेरे को लगता है तेरे मैथ्स का भी 99.9 के आसपास परसेंटाइल होते हैं, नाइन्टी जेई नाइन पॉइंट नाइन करेक्ट। जेई में 99.9 इसका मैथ्स में परसेंटाइल था। इस मैथ्स को मतलब इसने पूरा रट लिया था। इवन यश दीवानी होता ना, यानी मैथ्स का बुक 3 बार सॉल्व किया था, कितने बार, 3 बार। तो केमिस्ट्री को तो लाइन बाय लाइन रट्टा मार लिया। तो इस लेवल के जब मेहनत करेंगे ना, तो चीजें आसानी से हो जाती है। बट ठीक है, इसने प्लेसमेंट के बारे में बताया, सब बताया, पर वहां पे जाना आसान नहीं होता है। एक बार एक पेरेंट्स हम्म। मुझे मिले, ही टोल्ड मी सर आई एम रेडी टू गिव 50 lakhs। तो क्या मेरे बच्चे को विजिट टाइम मिल जाएगा? नहीं, विजिट टाइम को ब्रेन चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप में एटीट्यूड नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं हो, तो मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भगवान वहां पे भेजेगा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो एटीट्यूड और टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। घनश्याम का मैच बहुत ही स्ट्रांग था, मुझे अभी भी याद है। ही हेल्प मी। मैं अभी एक चीज बताना चाहता हूँ अभी यहाँ पे सेशन, तो घनश्याम ने जो अपने मॉक्स है, उस मॉक पे हम लोग बात करेंगे। उस मॉक में बहुत सारे मेथड्स घनश्याम ने मुझे ऐड कर दिए, सर इसको इससे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। जब इस लेवल तक आप मेहनत करोगे तभी जाके आप ऐसे कॉलेजेस पे पहुंचते हो बेटा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने जाता हूँ जो आप भी बच्चे फेस कर रहे हैं। हाउ डू यू कवर बोर्ड विथ योर जेई एंड सीईटी प्रिपरेशन? आपका देखो, बोर्ड और सीईटी और जेई का जो प्रिपरेशन है वो पैरेलल चलते रहता है। तो इसको आपने कैसे बैलेंस किया और कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलते रहता ओके ओके। देखो वैसे तो हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट स्ट्रेटेजी होता है, या फिर हर एक सर का स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है बताने का। मैं मेरा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो मैंने उस टाइम पे फॉलो किया था। तो कैसे ना, मेरे लिए वैसे भी ट्वेल्थ का ही एग्जाम है। हम लोग जो 11 ट्वेल्थ में इतना जेई एंड सीईटी के प्रिपरेशन किए, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, हमने जो क्या बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग रिमेन्स द सेम फॉर बोर्ड्स एज वेल। तो बोर्ड्स के लिए ना इतना क्लियर था कि जब तक मेरा बैकलॉग नहीं है ना जेई और सीईटी के लिए, तब तक मेरा बोर्ड्स ठीक है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने सबसे पहले ना मेरे बैकलॉग जो भी होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि मैथ्स मेरा स्टार्ट से ही स्ट्रांग था, तो मैथ्स में मेरा कभी बैकलॉग था ही नहीं। बस फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई कॉन्सेप्ट्स अगर मेरे पुअर है, तो मैंने उसे बोर्ड्स के टाइम पे ठीक करना चालू किया था। और बोर्ड्स के लिए बस एक ही लेवल अबव जाना पड़ता है, वो है कि सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के डायरेक्टली रिटर्न एग्जाम देना शुरू किया था, रिटर्न टेस्ट लिखना शुरू कर दिया था, प्रैक्टिस देना। तो एक अराउंड 3 to 4 वीक्स, अराउंड 1 मंथ हमें निकाल लेना चाहिए बोर्ड्स के लिए। तो उस टाइम पे हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाता है, और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम जेई या सीईटी से दूर हो रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, मतलब हमें वहाँ का भी नॉलेज आ ही रहा है। बस यही है कि हम लोग बोर्ड्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए। टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखना पड़ता है, या हम लोग अगर एक सब्जेक्ट के 10 भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, दैट्स इनफ। तो हमारा बस एक टारगेट था, मेरा बस एक टारगेट था कि 75% जो माइलस्टोन है हमें एलिजिबल होने के लिए सीईटी और जेई एग्जाम देने का, वो बस क्लियर हो जाए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो उस टाइप का मैंने प्रिपरेशन किया था। देन ऑल्सो आई गॉट गुड परसेंटेज, लेकिन वो 1 मंथ इज इनफ ऐसे मेरे को लगता है, अगर हमारा प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो बोर्ड्स के लिए अगर हम लोग इतना निकालिए एंड कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा प्रैक्टिस करिए लिखने का, जैसे बोर्ड्स में आता है, सो दैट्स इनफ। एंड साइड बाय साइड वी कैन प्रिपेयर फॉर जेई एंड सीईटी ऑल्सो, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो ही रहे। तो ऐसा है। तो वी आर नॉट लैगिंग एनीवे। एंड ऑलवेज विनोद सर तो है ही आपको हेल्प करने के लिए, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई अगर लगे हेल्प की जरूरत, तो ऑलवेज वी कैन रीच आउट टू विनोद सर। यस। और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सेपरेटली कैसे पढ़ाई आपने किया था? ओके ओके। ये मैं बता देता हूँ। फिजिक्स देखो, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो है ना, ये 11th एंड 12th ओवरऑल स्टार्ट से ही क्या बोलते हैं ना, एक फ्लो में चल रहा था, जैसे हमारे कोचिंग चल रहे थे, विनोद सर ने जैसे भी सिखाया था। और मैथमेटिक्स मेरा इतना स्ट्रांग था कि मतलब मेरे को इंटरेस्ट था और लर्निंग में अच्छा लगता था। तो
वेरी इजी, मतलब जो आज सीखा है घर पे जाके कर लिया, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस इतना ही था मेरा 2 साल में मैथमेटिक्स। कभी भी मैंने ऐसा बैकलॉग होने नहीं दिया, तो मैथ्स में मेरे को कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। स्टार्ट से ही मेरा हमेशा एकदम फ्लो में चल रहा था। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, क्लास में सब समझ में आ रहा है, ये सब समझ में आ रहा है, तो फिजिक्स का भी ना घर पे जाके थोड़े एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, जो डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कभी सर को पूछ लिया कोई डाउट होगा तो। इस टर्म में, इस टाइप में पूरा फ्लो चल रहा था 2 साल। लेकिन फिजिक्स का ऐसे ना थोड़ा रिगरस होता है, या फिर बड़ा पोर्शन होता है, तो लास्ट लास्ट में जो भी बैकलॉग हो गया था वो थोड़ा बैठ के क्लियर किया था एग्जाम के पहले। तो वो बैकलॉग वैसे हुआ था। एंड केमिस्ट्री में भी स्टार्ट से पवन सर थे ही, तो उसमें भी कोई ऐसा दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में ना थोड़ा क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ पढ़ाई डिफरेंट है, तो उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रीडिंग रीडिंग के लिए फोकस ज्यादा देना पड़ता है। तो जो भी एनसीईआरटी के बुक्स थे या फिर बुकलेट्स थे, उसमें जो भी थियरी है वो लर्न करना पड़ता है। पूरा जो वो होता है ना, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, वो तो पूरा लर्न करना पड़ा था लास्ट लास्ट में। तो वो रीडिंग में ही पूरा चला गया था इस टाइप में। तो रीडिंग टाइप में पूरा केमिस्ट्री गया था। फिजिक्स के लिए कंटिन्यूअसली एमसीक्यू सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग था। मैथमेटिक्स के लिए भी जो क्लास में सीखा है वो जाके क्वेश्चन सॉल्व करने का एंड एमसीक्यू सॉल्व करने का, इस टाइप में तीनों था लास्ट लास्ट तक पूरा। Okay. और एक चीज बताना चाहता हूँ कि तीनों का सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अलग होता है। केमिस्ट्री में बहुत रीडिंग करना पड़ता है, फिजिक्स में हम्म। कंसेप्ट को क्लियर करने पड़ता है, फिजिक्स रह ही जाता है, कितना ही बोलो लास्ट में फिजिक्स रह ही जाता है। करेक्ट। और हम्म। हाँ, मैथ्स कर लेते, मैथ्स में 100%। देखो, अगर पूरा बुक आपने सॉल्व किया, घनश्याम, मला वाटतं कि ये इस बैच में से 4-5 बच्चे जो मेरे हैं, वो दे आर रियली जीनियस। अगर वो थोड़ा मोटिवेटेड रहे और तो वो 100% लाने की क्षमता रखते हैं। अगर मैथ्स में आपने 100 में से 100 लाया तो आपका विजिटर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि विजिटर में जाने वाला सारे बच्चों को मैथ्स में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स होते ही है, ऑलमोस्ट सबको ही होता है। ठीक है, तो मतलब जो टॉपर है उनको रहता है। अब एक लास्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो मॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बच्चों के लाइफ में, क्योंकि अभी हम्म। जो मेरे 12 के बच्चे या 11 के बच्चे जो भी, वो आगे जाके बॉक्स देने ही वाले, तो सीटी हो या जेई हो, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, देखो वी शुड नॉट गेट मैनिपुलेटेड बाय एनी टाइप ऑफ मॉक्स। जो मॉक टेस्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लेवल डिसाइड करने के लिए। तो मॉक टेस्ट का है ना, एक लेवल होता है, या फिर एक अप टू द मार्क मॉक होने चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए। तो ये जो लेवल सेट करते हैं ना, ये सिर्फ हमारे कोचिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रस्टेड कोचिंग पेपर्स कर सकते हैं। अगर हम लोग मैनिपुलेट हो जाए कि मैं इधर का उधर का मॉक टेस्ट दे दूं, तो वो शायद हमें थोड़ा हैम्पर भी करे हमारे प्रिपरेशन में। कभी ऐसा होता है हम लोग एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट एग्जाम दे के आ रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। या फिर कभी हम लोग एकदम इजी लेवल का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो कि हमें ज्यादा ही हवा में उड़ा देते हैं। ये सब थोड़ा नहीं होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट का ना एक प्रिफर्ड सेट लेवल होता है, उस हिसाब से मॉक टेस्ट देना चाहिए। और हमें ना कभी भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट ऑलवेज जो हमें कोचिंग प्रोवाइड करता है, इट इज द बेस्ट, क्योंकि सब ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, उनकी भी एनालिसिस होती है। तो मैंने भी कुछ ज्यादा किया नहीं था मॉक टेस्ट के लिए, जो विनोद सर ने दिए थे वो मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, एंड इट इज वेरी लेवल अप टू द मार्क, जैसे एग्जाम में आना चाहिए वैसे आता है। हमें हमारा एनालिसिस मिल जाता है, हमें हमारा लेवल समझ में आता है। अगर फर्स्ट मॉक टेस्ट देने पे मेरे को 130 मार्क्स आ रहे आउट ऑफ 200, तो हमें समझ में आ रहा, अच्छा 130 है, हमें अगर VGTI चाहिए तो 170 लाना है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में क्या इंप्रूव करूँ, तो हमारे जो मिस्टेक्स थे वो मिस्टेक्स को सॉल्व करना है एनालाइज करके। तो धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा मॉक टेस्ट में। 130 से 140 आएगा, 150 आएगा, ऐसे करते करते। एंड नेवर गिव अप एक्चुअली। कोई कोई होता है जो, अगर एक आध मॉक टेस्ट में मेरे को 130 आ रहा था, लेकिन अचानक एक मॉक टेस्ट में मेरे को 100 ही मार्क्स है, तो वो डिप्रेशन में चले जाके मॉक टेस्ट को गिव अप कर देता है। ये दिस इज नॉट एक्चुअली सजेस्टेड टू एनीवन। अगर आ रहा है, एक बार डिस्कस करो, हम लोग के सर से डिस्कस करो क्यों आ रहा है, हम लोग एनालाइज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेवर गिव अप। मॉक टेस्ट खराब गया, ठीक है, और एक मॉक टेस्ट देंगे, और एक मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट को रेगुलरली देते रहना चाहिए। मॉक टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है। हमारे जो मार्क्स है ना, उसी पे डिपेंड करता है। जितने मॉक टेस्ट देंगे उसके हिसाब से हमें मार्क्स मिलेंगे।
क्योंकि हम लोग अगर मॉक टेस्ट में 170 180 ला रहे हैं ना, तो हमें इतना फिक्स है कि हम लोग सीईटी में जाके उतने ही मार्क्स लेके आएंगे और हमें वो कॉलेज मिलेगा ही। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड एक्चुअली एनालाइज एवरीथिंग एंड गिव गुड मॉक टेस्ट एक्चुअली। ओके। ऑलवेज आस्क विनोद सर ओनली, ही विल गाइड यू प्रॉपरली। तो 10 मार्क्स तो उस टाइम पे वही बोल रहा कि 10 ही मार्क्स थे मेरे पास, ज्यादा मार्क्स नहीं थे। मुझे अभी भी याद है, प्रसाद कांगारो इज सिलेक्टेड इन सीयूपी। गैस तुझे बैठता होता बेटा, त्याचा स्कोर होता 99.88%. आणि यश श्रॉफचा होता 99.87%. तो प्रशांत कांगारू का एक स्टोरी मुझे अभी याद है, मी तुला सांगितलं नाही। एक बार उसने एक टेस्ट दिया, जो एक टेस्ट वो दे रहा था उसमें उसको 190 आ रहा था, 200 में से सीईटी में 190 आ रहा था। अपने टेस्ट जब उसने दिया तो उसको 110 आया उस टेस्ट में। मुझे बोलते हैं, सर 110 के बहुत कम आया मेरे को। तो मैं बोला, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। तो बोलता है कि सर उस टेस्ट में तो मुझे 190 आ रहे थे, इस टेस्ट में 110 क्यों आ रहे हैं? तो मैंने जब पेपर देखा तो मालूम पड़ा वो 190 वाला टेस्ट बहुत ही ईजी था। तो लेवल ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताऊं, बॉम्बे में एक ही कंपनी जो सबको टेस्ट प्रोवाइड कर रही है, और उनके क्वेश्चन मुझे ढंग से लगते नहीं, जितने भी आप देख रहे हो कोचिंग उसमें ये सब चल रहा है। तो हम टेस्ट हमारे खुद के बनाते हैं। और मुझे याद है कि उस टाइम पे मुझे घनश्याम ने मैथ्स में बहुत हेल्प किया था फॉर मेकिंग द टेस्ट एंड ऑल। तो जो बहुत सारे सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो ना टेस्ट में अपने, जो सीईटी के अभी तो आपने दिए नहीं, जब सीईटी चालू करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर घनश्याम ने मेथड चेंज करके दिया है मेरे को। सर ये नहीं ये मेथड से करते, वो नहीं वो मेथड से करते हैं। इवन अगर आप देखो, हर्षवर्धन शिंदे, उसका स्कोर था सी जेई में 99.97 परसेंटाइल इन फिजिक्स, और सीईटी में 99.87 परसेंटाइल इन फिजिक्स, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। वो बंदा इतना स्मार्ट हो गया था फिजिक्स में, लास्ट लास्ट में उसने मुझे फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दिया था। बट दैट इज अ प्राउड फीलिंग फॉर मी। और जब हमारे बच्चे हमको पढ़ाते हैं तो वो एक अलग ही खुशी होती है, जेलेसी नहीं होती, खुशी होती है कि भाई मेरे बच्चे इतना कर रहे हैं। और ये सब चीजें, तो अभी काफी चीजें हमने डिस्कस करी मैंने और घनश्याम से। और मैं चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो दक्ष, मानुषी, रेहान, नीरव, अगर आप एक एक क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे खुशी होगी। दक्ष, या फिर सजेशन या फिर फीडबैक, दक्ष बेटा। या गो अहेड, मतलब कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि इसका ही पूछना है। कुछ आपको डिस्कस करना हो, आपको कैसा है, या जेईसीटी का फिर जैसा आपके आपने बारे में बोला थोड़ा। कि प्रिपरेशन कैसे करना है, उसमें एक्चुअली बहुत मुझे कुछ सीखने को मिला है। मैं इम्प्लीमेंट करने हम्म। की कोशिश करूंगा मेरे इसमें। बस मेरा वही डाउट था कि बोर्ड्स को सीईटी जेई के साथ कैसा बैलेंस करेंगे, तो वो मुझे ओके। सीखने को मैं मिला। थोड़ा ओके इंट्रोडक्शन तो देता हूँ। हम्म। घनश्याम, दक्ष इज अवर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। इसको ओके 98% इन 10th स्टैंडर्ड। और मुझे लग रहा है कि ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जेई का टॉपर बनेगा। है उसमें काबिलियत है। और एक है हम्म। ध्रुव सोनी करके, रिजुल करके, बहुत सारे करंट भी है, बहुत सारे बच्चे हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो हम्म। इसका क्वेश्चन वही है, बोर्ड और सीईटी वाला। प्लीज घनश्याम कंटिन्यू। ओके ओके। तो आप लोग ने अभी 11 स्टार्ट किया है, तो कितना टाइम हो गया आपको F2P विद्यापीठ ज्वाइन किए हुए? अप्रैल में। 6 to 7 months हो गए हैं। 6 to 7 मंथ्स हो गए ना? ओके, तो हम्म। आपको है ना काफी कुछ आइडिया भी आ गया होगा कि 6 to 7 मंथ्स में कैसे फ्लो चल रहा है हमारा ट्वेल्थ के प्रिपरेशन के लिए, है ना? एंड देखना तुम लोग, अभी के लिए बोर्ड्स में ना इतना लोड नहीं होगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। और जो भी हमारा प्रिपरेशन या फिर चल रहा है वो तो साइड बाय साइड चलेगा ही, लेकिन बोर्ड्स के में इतना प्रिपरेशन में लोड नहीं होगा। कभी भी बोर्ड्स में लोग हमें इतना लोड नहीं देंगे कि हम लोग को इतना असाइनमेंट कंप्लीट ही करना है या बोर्ड्स में इतना मार्क्स लाना ही है। तो बस वही है कि हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन चलते रहने देना है। एंड मैं तो ऐसे भी सजेस्ट करूंगा, जितना भी क्या बोलते हैं, कंपलसरी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस होता है ना, उतना खत्म कर लो एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस करके पढ़ाई करो, क्योंकि घनश्याम, जितना टाइम तुम लोग। दे आर इन इंटीग्रेटेड स्टूडेंट है, तो टेंशन अटेंडेंस का टेंशन नहीं है वैसे भी। तो बेस्ट ही है, इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स है तो बेस्ट है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ जाना पड़ेगा लेबोरेटरीज के लिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो लैब्स अटेंड करना है, उतना ही करना है। एंड वही है कि बोर्ड्स में बस लास्ट मोमेंट पे कैसे तो करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करके क्लियर करना है, इतना कुछ है नहीं उसके लिए बोर्ड्स के लिए। कभी भी तुम्हें अगर लग भी रहा है ना कि बोर्ड्स में टेंशन आ रहा है, तो बस थोड़ा सा टाइम निकल के उतना प्रैक्टिस कर लेने का या फिर उतना कॉन्सेप्ट कर लेने का। छोटा मोटा एग्जाम आ गया समझो 20 20 30 30 मार्क्स का, एक हफ्ता निकाल लो, एक एक दो दो दिन में एक एक सब्जेक्ट का उतना पढ़ाई करके निकाल लो, ज्यादा कुछ लोड नहीं लेने का।
75% टारगेट है, ज्यादा करके भी बोर्ड्स के मार्क्स में 99 लेके आके भी कुछ मिलने नहीं वाला हमें। 75% लेके आओ, जेई में अच्छे मार्क्स लेके आओ, बस हो गया। अपना मेन फोकस होना चाहिए टॉप कॉलेज मिलने का, बाकी नंबर्स पे इतना कुछ है नहीं पर ऐसा तो है। भी वैशम एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम 2020 से चल रहा था, तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ऑलवेज आई एम फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो बोर्ड हम्म। के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 12th स्टैंडर्ड के निकाल लिए है, तो वो इतने बच्चे कर ले तो भी मोर देन इनफ हो जाता है एक्चुअली। हाँ, बेस्ट पूरा पार्ट बेस्ट। कवर, इसमें पूरा पार्ट कवर। आणि कसं माहिती आहे का, बरेचसे अगर आपने कोई पब्लिकेशन का बुक टारगेट वगैरह देखा, वो क्वेश्चन भी उसमें नहीं, वो भी क्वेश्चन हमने करा दिया, मतलब हमने एक्स्ट्रा ही करा दिया एक्चुअली ऐसा। गुड। हाँ, ये तो मानुषी कोई बहुत क्वेश्चन। बेस्ट हो गया कि हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ही मिल गए कि इतना ही करना है अपने को बोर्ड्स में मार्क्स लाना फिक्स इजी है, मेथड में तो लाके बहुत दिया, तो अच्छा है। इसका मतलब कैसे बच्चे कर लेंगे, तो इट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर देम आल्सो ऐसा है। क्योंकि यस ज्यादा बस। करके मतलब नहीं, सब आता भी नहीं उतना सब करने के बाद ऐसा करेक्ट है। करेक्ट। हम्म। तो एक आ, फिल्टर आउट तो हमें विनोद सर ने ही करके दिया है, तो बहुत ही अच्छा हो गया ये तो, कि हमें ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड्स के टाइम पे। तो यस, एवरीवन, ऑल द बेस्ट। और आ, कुछ है तो पूछो। रेहान, मानुषी, आस्क मी द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यू हैव, और या फिर क्वेश्चन नहीं तो फिर आपको सेशन कैसे लगा? हाँ, बस डिस्कस अबाउट योर प्रिपरेशन एंड ऑल। अभी तो 11th में, अभी आपका चिल मोड होगा, लेकिन अभी इतना चिल मोड में जाना नहीं, नहीं अभी है। अभी चीज अभी नहीं, से थोड़ा। अभी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे हम लोग ओके। स्पीड अप कर रहे हो, और स्टेप हम्म। बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअली ऐसा है। नहीं तो मानुषी आवाज आ रहा नॉर्मली। है? लक्षिता, मानुषी आवाज आ रहा है आपको मेरा? हाँ सर, जो भी डाउट्स थे वो तो क्लियर हो ही गए हैं। ओके, अच्छा तो भी लगा। कोई आपको सजेशन कैसे, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। घनश्याम, मानुषी इज अवर 10th स्टैंडर्ड टॉपिक, 12th स्टैंडर्ड में मानुषी 96% समथिंग शी इज इन 10th स्टैंडर्ड। और शी इज डेडिकेट कंटिन्यूसली प्रिपरेशन में, कभी कोई लेक्चर मिस नहीं होता है, और शी इज ओके। डूइंग वेल। और थोड़ा और पुशअप की करेज है, बहुत सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो भी मानुषी, कुछ सजेशन या सेशन कैसा लगा, या इसमें से आपको अच्छा क्या लगा, या कौन सा सजेशन आपको घनश्याम के अच्छे लगे बोलिए, और बाकी लोग क्वेश्चन तैयार रखिएगा। शायद ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, शायद ये नहीं मिलेगा एक्चुअली। प्लीज मानुषी। सर, जो बोर्ड्स के साथ JEE या CET कैसे मैनेज करना है, उसके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। सो अभी थोड़ा क्लियर है माइंड की क्या गोल है, क्या करना चाहिए उससे। थैंक यू। तो मैं एक चीज हम्म। ऐड करना चाहूंगा घनश्याम, मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर एक टॉपिक है रोटेशनल डायनेमिक्स, इन बच्चों ने कर लिया, उसके ऊपर हाँ। 50 60 क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस कर लिए, तो ओके। बोर्ड के लिए तो वो हो ही गया ना, और पैरेलल वो इसके लिए भी खत्म हो गया। तो ये प्लान करेक्ट आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज दिस? करेक्ट। बस बस, रोटेशनल डायनेमिक्स जैसे आपने बोला ना, तो रोटेशनल डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ जेई और सीईटी बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पूछते हैं वो लोग। तो हमें कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर हो जाता है उसमें। बस बोर्ड्स में क्या आते हैं मैं बताता हूँ ना, रोटेशनल डायनेमिक्स में कुछ ज्यादा आएगा नहीं, दो तीन थियरम्स आएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो पैरेलल एक्सिस थियरम या फिर कोई एक ऐसा कुछ। अरे तो वो छह डायरेक्ट साल हो गए तो भी पैराग्राफ। अभी भी फिजिक्स याद है नहीं घनश्याम? 6 साल हो गए अभी भी फिजिक्स याद है? हाँ। इस तो बात की फिजिक्स। तो ये सारे टॉपिक बस वो मेरे को बस वैसा क्या बोलते हैं ना, हाइलाइट्स याद है कि ये इंपॉर्टेंट थे, ये पैराग्राफ्स लर्न करने थे। पता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान निकाल लिया था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेई के लिए हाँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करेक्ट होते हैं करेक्ट। तो ऐसा है। ये सारे क्वेश्चंस बस क्या है ना, थियरी थियरी टाइप हमें लिखते आना चाहिए। कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जिनको है ना बोर्ड्स में तैयारी की जरूरत नहीं है, वो खुद से आंसर प्रिपेयर करके खुद से लिख देते हैं। क्योंकि हम ये जो थियरम्स एंड ऑल है ना, या फिर डेरिवेशंस जो है ना, ये डेरिवेशंस हमें जेई में भी सिखाते हैं, बस हमें स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखने को आता, लेकिन कोई कोई वो खुद मतलब से भी कर देता है। मुझे घनश्याम की बात से ये तो क्लियर हो रहा है कि देखो क्या होता है पता है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ ना कि मानसिक चीजें आपको याद होगा, मैंने आपको 11 के स्टार्टिंग में बोला था काउंसलिंग में कि क्या करना है कि ये तो तुझे पता है, पर कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे करना ये बहुत जरूरी चीज है। क्या करना ये तो सॉल्व, अभी घनश्याम ने क्या बोला कि भाई रोटेशनल डायनेमिक्स मैंने चैप्टर पढ़ लिया, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो तो जेई हो गया, और थ्योरी लिखा तो बोर्ड हो गया, सॉर्टेड ना घनश्याम? सही सही बोल रहा हूँ, तो आप करेक्ट दोनों हो गए। करेक्ट। तो आप जो दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करो। पर घनश्याम मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यार जो 12 के बच्चे हैं, अभी इनका प्रैक्टिकल्स भी है, बहुत सारी चीजें पैरेलल ही, जेई का भी हाँ हाँ पहला हाँ। अटेम्प्ट, हार्डली 32 डेज आर रिमेनिंग फॉर द जेई फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में 102 डेज आर रिमेनिंग। इस बार सीईटी 2 बार है, तो उनको बहुत अच्छा चांस है। तो उनको करेक्ट इतने सारे टेस्ट दर, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना गणेश, अभी बात याद रखिएगा, आज का दिन, आज का टाइम, शायद इस बैच से कोई मास्टर टॉपर बनने की क्षमता रखता है। तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, मतलब हर टेस्ट में दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड ऑल। मुझे गुड गुड। एक पैंट्स का पापा का फोन आया, मुझे बोलता है यार ये पूरा दिन
पढ़ ही रहा है, सर आप बोले उसको पढ़ना का रोक दो। तो इस तरह का मेहनत मेरे बच्चे कर रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। तभी जाके तो विजिट है, एक अच्छा ड्रीम्स और एक अच्छी लाइफ मिल जाती है। बट अगर मेरा करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन है कि मैंने सोच रहा था कि फॉर एग्जाम्पल उसने डिफरेंशियल चैप्टर कर लिया, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, एंड घनश्याम इस बार क्या किया पता आप लोगों को मैंने हैंड आउट दिया था, बुकलेट दिया था फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल। इस बार भी मेरी टीम ने पूरा बुकलेट रेडी किया, सीईटी का बुकलेट रेडी हो गया है। वही सारे क्वेश्चंस कर लो तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हो। तो सिर्फ सिर्फ हम्म। चैप्टर पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर आपने चैप्टर को करेक्ट ढंग से कर लिया और उसके एमसीक्यू कर लिया तो आपने दोनों प्रिपरेशन तो आपने कर ही लिया ना। तो उसके लिए अलग क्या करना है आप लोगों को, सही बोला ना मैंने? करेक्ट। बिकॉज बिकॉज लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रहेगा, लास्ट में आपके पास जीटी रहेगा, फिर जी आ जाएगा, फिर तो बड़ा ये लंबा चौड़ा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। ऐसा है। ठीक है रेहान, कोई क्वेश्चन है बेटा, ये आपको सजेशन कैसा लगा रेहान, लक्षिता बेटा? सर कुछ सही भी लगा पूछ लो, जो। ऐसे ही नहीं कि पढ़ाई का ही पूछना है, आपको जो भी पूछना है पूछ लो। कॉलेज के बारे में पूछना है, आफ्टर कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में पूछना है, या फिर इन जनरल आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ भी डिस्कस कर लो। ऐसा कुछ नहीं, मेरे एज मेरा अ ये मैं डाउट फ्रेंड। girlfriend नहीं हूँ। हम्म। ठीक है हम्म। मुझे पता, ठीक है। चलो ठीक है, ध्रुव बोल रहा था, ध्रुव बेटा। सर मेरा ये डाउट है कि मतलब बोर्ड्स के पहले पहला जेई का अटेम्प्ट आता है, तो तभी इन्होंने जेई के लिए कैसा प्रिपरेशन किया फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? ओके। देखना हमेशा है ना, बोर्ड्स का टाइमलाइन बाद में होता है। हमारा जनवरी में था, मेरे को याद है 2 या 3 जनवरी मेरा जेई का था, एंड इन मार्च मेरा बोर्ड्स का था। तो बीच में 3 मंथ्स का गैप आता है, देखो जनवरी फरवरी मार्च। तो हमेशा मैंने जैसे कहा ना, बोर्ड्स के लिए मैंने 4 वीक्स निकाले थे पढ़ने के लिए। तो जैसे ही मेरा फेब खत्म हुआ था, उसके बाद जो 4 वीक्स आए थे, उस टाइम पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया था। एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते ही मैं गया था हमारे कॉलेज के सर के पास, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है, वो अच्छे से पेपर चेक करते हैं। उनको डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पेपर से अपना आंसर पेपर दे के आता था, वो बताते थे कि इसमें क्या इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव करना है। तो कोई बस दो ही हमें होना चाहिए, एक आंसर पेपर सॉल्व करने के लिए, और एक हमें हमारे क्वेश्चन गलतियां जो है ना वो करेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए। तो कॉलेज के सर ने जो भी क्वेश्चन में गलतियां निकाली, आंसर में गलतियां, उसको बस इम्प्रूव करते गया। तो बोर्ड्स के लिए 4 वीक्स इनफ थे, और जेई के लिए तो उसके वन वन ईयर पहले, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 4 महीने में हमने जेई में फुल फोकस से पढ़ाई किया था। जितना भी बैकलॉग है पूरा खत्म कर दिया था, एंड कॉन्सेप्ट वाइज पूरा खत्म कर दिया था, एंड बहुत सारे एमसीक्यूज मॉक टेस्ट वही चल रहा था लास्ट के 4 5 मंथ्स में। तो जेई का प्रिपरेशन एक्चुअली जल्दी खत्म होना चाहिए, इन दिसंबर हम लोग इतना रेडी होना चाहिए जेई सॉल्व करने के लिए। तो जनवरी में होता था, एंड आई गेस तुम्हारा भी शायद जनवरी में ही होता होगा, या कोई और टाइमलाइन है, या अभी कुछ चेंज हुआ है मालूम नहीं। नहीं, जनवरी 23 जैन से स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, और बोर्ड 23। की चीज यहाँ तो पे ऐड करना चाहता हूँ घनश्याम, कि हमारे पास रिस्पेक्टेड डोंगरे सर करके भी है जो फिजिक्स भी लेते हैं, ही इज अ हम्म। जीनियस इन दैट, और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला इस बार। ही इज हम्म। एक्चुअली द प्रॉपर पेपर सेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हम्म। प्रॉपर चेकर और सेटर वो ऑफिशियली है वो। हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ। डोंगरे सर जो फिजिक्स मध्ये शिकवतात बेटा, ते पेपर सेटर वगैरह पढ़ायला त्याचा हेल्प मुलांना पण होऊन जाते। सेम फॉर द सप्रे मैम इज देयर, दे आर रियली जीनियस इन दैट फील्ड, एंड वो लोग वो पेपर ऊपर को इस तरह से मिस्टेक्स बच्चों को बता देते हैं कि बच्चों को पहले से पता चल जाता है। ऐसा। करेक्ट। ध्रुव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके क्लियर, डाउट आपका क्लियर होगा बेटा। तो ध्रुव ध्रुव अभी 11th में है या 12th में है? 11 मध्ये येतो। 11th में है ना? वेल, नो डाउट है, बहुत अच्छा कर रहा हूँ अच्छा। ओके। और लगता जाएगा विजिट है वगैरह। ठीक है, यहाँ पे और किसी नाइस। को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो बोलिए। रेहान कोई डाउट है बेटा? विनीत, वेदांत, किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, या फिर आपको सेशन कैसा लगा वही बोल दो। वेदांत इज हियर। हम्म। सेशन कैसा अच्छा या लगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा, इज बिजी या विद फिर दूसरे बताओ, प्रोजेक्ट। कौन कितने आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं अभी? 12th में जो है वो कितने आवर्स पढ़ाई करता है? वो फुल डे कैसे, उसके बारे में कुछ बताओ, अभी कैसे प्रिपरेशन चालू है, कहाँ पे स्टक हो, ऐसा कुछ बताओ लाइफ के बारे में। दक्ष कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर, अभी के लिए तो क्लियर हो गए मेरे सब डाउट्स। बढ़िया। ठीक है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और बहुत सारी चीजों पे हमने आज चर्चा करी।
ठीक आहे. वल्लरी बेटा, काय डाऊट आहे तुम्हाला? वल्लरी, यू कॅन आस्क द डाऊट सब्जेक्ट रिगार्डिंग और एनी अदर. हो हो, विचारा विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. वल्लरी जिया. नो सर, सेशन समजलं आणि जे डाउट्स होते ते क्लिअर झाले. ओके. ओके. घनश्याम, जे इज अवर 12th स्टँडर्ड स्टुडंट, शी इज डुईंग व्हेरी वेल. त्याचा पेपर तर प्रिंटिंग ओके. मशीनच वाटते मला डायरेक्ट. एवढा छान पेपर लिहिते ना, शी इज डुईंग व्हेरी. हँडरायटिंग खूप छान आहे, पेपर खूप छान लिहिते. शी इज डुईंग वेल इन बोर्ड ॲज वेल एज सीईटी इवन. गुड गुड. ओके. निधी, तुला बेटा काय प्रश्न आहे, काय क्वेश्चन आहे बाळा? निधी. जामीन, कोई क्वेश्चन है क्या आपको? यह सेशन आपको कैसा लगा बेटा? जामीन. आई थिंक सर सर अच्छा था सर, मजा आया. समझ में आया? मजा मजा. आया. इज अवर फुटबॉल प्लेयर इन ऑल. तो ठीक है, गुड. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे के डाउट क्लियर होगा. कि समरी के रूप में जाऊंगा. हमने आज बोर्ड के बारे में बात करी, बोर्ड को प्रिपरेशन कैसे करना है. बोर्ड और सीईटी जेई का प्रिपरेशन को अलग नहीं रखना है, एक ही रखना है. घनश्याम सही बोल रहा है बेटा. जो अगर आपने एक चैप्टर प्रोफेशन टाइम को पढ़ लिया तो उससे का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट कर लो और वो उसके टेस्ट पेपर दे दो तो ये पूरा फ्लो हो जाता है. ठीक है. उसके बाद वो चीज क्लियर हुई. उसके बाद घनश्याम ने मुझे बताया कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है. फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू ऑल पीसीएम में. सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको क्या लगता था घनश्याम? इज गुड क्वेश्चन. मेरा डिफिकल्ट केमिस्ट्री था, क्योंकि मेरे को ना कभी भी क्या बोलते हैं, रोट मेमोरी दिमाग में नहीं रहता था. क्योंकि केमिस्ट्री में पूरा रोट मेमोरी चाहिए. पूरा पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लर्न होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए. वो मेरे मेरे से कभी होता ही नहीं था वो. तो बस वो कॉन्सेप्चुअल जितना भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतना समझ में उतना हो जाता था. लेकिन जो भी रट्टा मारने का था ना पूरा केमिस्ट्री, वो मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था. तो केमिस्ट्री वॉज द डिफिकल्ट. फिजिक्स भी डिफिकल्ट था, तो उसमें कॉन्सेप्ट समझना डिफिकल्ट था. लेकिन उसको थोड़ा अगर टाइम दिए ना हम लोग, तो हो जाता है. फिजिक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इतना ही है. हाँ, उसको टाइम देंगे तो चीजें आसान हो जाती है. आप तुरंत गिव अप नहीं हम्म. कर सकते उसके लिए. मैं एक चीज ना हम्म. हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि हम आइंस्टाइन नहीं है. विल सम रिक्वायर सम टाइम. आपको डाउट करेक्ट हो तो करेक्ट. डाउट पूछो. तो ये चीजें करना जरूरी है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि आप बोर्ड के साथ कैसे आपके डेज को प्लान करते हो. एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. बहुत सारे बच्चों को दिव्य क्वेश्चन आ नहीं रहा होगा, पर अभी सेशन जाने के बाद मुझे पूछेंगे लोग कि डे प्लान कैसे करना चाहिए अगर मेरे को बोर्ड पढ़ना, अगर ड्यूरिंग बोर्ड चल रहा है. मतलब अभी आप पकड़ लो ना कि 10 फरवरी को अगर मेरा बोर्ड है और 23 जान को मेरा जेई है और मेरा प्रैक्टिकल 10 जान को आने वाला है, तो एक एक महीने में मेरा ये डे प्लान कैसा होना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो हमें हमारा प्रिपरेशन मालूम है कि कितना कौन से लेवल पे हुआ है. अगर कोई जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके गया है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाला बोर्ड्स में. लेकिन अगर किसी के कॉन्सेप्ट्स पेंटिंग है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है. जैसे मैं बताता हूँ, अगर हमने एनालाइज कर लिया कि हमारे फिजिक्स में 13 14 15 चैप्टर्स जितने भी है, केमिस्ट्री में 20 चैप्टर्स है, मैथ्स में 20 चैप्टर्स है, तो हमें बोर्ड्स के लिए ना कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव नहीं करना होता है. 75% मार्क्स लाने के हिसाब से हम लोग बस, हमें जो फेवरेट चैप्टर्स है और जिससे ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, वो ब्रेक डाउन तो आपको कोच विनोद सर ने दे दिया होगा. वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर्स को टिक करना चालू करना है. सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना पेंडिंग है. तो हमें ना डे ऐसे ही डिवाइड करना है. ऑलवेज मैं खुद को ऐसे सोचता था कि मेरे को 2 क्वेश्चन पेपर दिन में सॉल्व करने हैं. हमारे पास दिन के अराउंड 15 आवर्स है. मैं 15 आवर्स निकालता था और बाकी सोता था. ठीक है, 15 आवर्स थे मेरे दिन के. तो मैं 3 3 घंटे के 2 पेपर अगर लिखूं, तो बचे मेरे पास 9 आवर्स. 9 आवर्स में भी मैं रिक्रिएशनल एक्टिव अगर निकाल दूं एक्टिविटीज, तो 2 3 घंटे अगर निकाल दूं, बचे मेरे पास 6 to 7 आवर्स. तो 6 to 7 आवर्स मेरे पास इतना ज्यादा है कि मेरे जो भी पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं वो निपटा सकता हूँ. आइदर मेरे पास डायरेक्ट सर अवेलेबल हो तो बेस्ट है, उनसे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या फिर अपने पास मटेरियल है उनसे कर लो, या फिर यूट्यूब है अपने पास. ऑल टाइम यूट्यूब इज ऑलवेज बेस्ट. ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे ही, तो उससे करिए देगा. तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए उस 6 घंटे में,
तो हमने जो एक टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, मैं एक सुबह और एक शाम देता था। तो जो टेस्ट पेपर सॉल्व किए उसको जरा एनालाइज करने के मेरे को क्या नहीं आया, मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैंने क्या मिस किया उस पेपर में। तो वो जो है ना, वो हम लोग क्लियर कर सकते हैं डिफरेंट 6 आवर्स में पढ़ाई करके। तो आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे उतने आपके पास नए कॉन्सेप्ट आएंगे जो हमें नहीं आ रहे, तो हम लोग उसको क्लियर करना चालू करेंगे। और जैसे ही हमारे लिस्ट में सारे चैप्टर्स टिक होते गए, वैसे हमारा पोर्शन भी खत्म होते जाएगा 75% हिसाब लाने के हिसाब से। तो हमने बस ये एनालाइज करना है थोड़ा, 1 या 2 दिन निकाल के। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जाओ पूछो किसी को, तो पूछो कि मेरा ऐसा ऐसा है, इसको एनालाइज करके दो मेरे को। कोई तो एक चार्ट बना के दो सब्जेक्ट्स का, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं। ये आप पीवाई क्यूज में से देख सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज में अपना मॉक टेस्ट में से देख सकते हो। तो पहले तो एनालाइज करना है, एंड फिर हमें धीरे धीरे रेगुलरली बोर्ड्स के लिए वैसा शुरू करना है। एंड जेई जैसे ही खत्म होता है वैसे ही इसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोर्ड्स बहुत जल्दी है तुम्हारे, इसीलिए तो ये होने ही वाला है ऐसा। एक चीज मैं घनश्याम को ऐड करना चाहूंगा। घनश्याम ने दिन में 2 पेपर बोला, ये लोग कोमा में चले जाएंगे। एक्चुअली उस लेवल तक घनश्याम का जेई का प्रिपरेशन हो चुका था, इसीलिए वो दो हम्म। पेपर दे पा रहा था। भाई ये बात याद रखिए, ये बोलिएगा नहीं। अगर उसने जे को ढंग से किया नहीं था, सीईटी को नहीं किया था, इवन अगर उसने बोर्ड चैप्टर को नहीं करे थे, तो ये करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता। तो उसने वो पहले वो करा था, इसलिए वो ये कर पाया। तो ये याद रखिए, इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद आप पेपर पे आ सकते हो। आप 2 या 3 दिन में एक पेपर देंगे तो भी चलेगा। और वैसे अपने प्रीलिम्स तो चले रहे इसमें। ओके। और एक चीज है, एक चीज मैं बोलना भूल गया कि जो मॉक मॉक रहता है उसका एनालिसिस वाला पार्ट है, मेरा नहीं कंप्लेंट रहेगा। घनश्याम यश इनके अगेंस्ट हमारे आधा आधा 1 1 घंटा फोन पे बात होती थी। आठवते ना कैसा आठ देगा, इवन अभी भी ओ। होती है। हम 1 1 घंटा बात यही करते थे कि सर ये टॉपिक में मेरा ये रह गया, ये टॉपिक ये हो गया, तो फिर उसके ऊपर चर्चा होती थी और उसके ऊपर वो वर्कआउट होता था। तब जाके वो टॉपिक को स्ट्रांग बना देते थे। मुझे तो अभी भी याद है, यश श्रॉफ 99.87% उसका और मेरा बहस हुआ था एलपीपी के क्वेश्चन को लेके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन को लेके। मुझे हम्म। बोलता है सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपने थ्योरेटिकल कैसे डाला मॉक में। मैंने बोला तू पेपर सेट करेगा, तू तू करेगा, वो तेरा काम नहीं है, मेरा काम है, वो मेरा काम है। तो और दुख की बात ये थी, उस एग्जाम में भी एलपीपी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया था। तो इज हैप्पी, और उसमें उसका स्कोर 98 आया था आउट ऑफ 100। एक क्वेश्चन उसका वही, और उसको दुख क्यों हुआ, बिकॉज एलपीपी का क्वेश्चन गया था। तो एनालिसिस ऑफ मॉक कितना इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपसे जानना चाहता एनालिसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला ना, हमें समझ में आता है कि हमारा लेवल कहाँ पे है। फिर अगर हमें एनालिसिस किया तो हमें समझ में आता है, अभी मैं आज 130 मार्क्स पे हुआ आउट ऑफ 200, तो हमें मालूम है 70 मार्क्स कहाँ पे गए, कौन से चैप्टर में गए, कौन से सब्जेक्ट में गए। तो हमें बस वही प्रिपेयर करना है। या फिर हमने जैसे सीईटी हो गया नॉन नेगेटिव मार्क्स, तो हमने जो भी एक्स्ट्रा लगाए हमें समझ में आता है कि हमने कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे और हमने खुद से मार्क किए हैं। तो एनालिसिस के टाइम पे वो हमें समझ में आता है, अच्छा मेरा ये मिस्टेक हुआ है, अच्छा मेरा वो मिस्टेक हुआ है। तो वही मिस्टेक्स सॉल्व करने हैं, या फिर जो भी हमारा बैकलॉग है, या फिर जो नहीं समझ में आ रहे थे वो क्वेश्चन पेपर में, वो हमें एनालिसिस के तौर पे मालूम पड़ता है कि हाँ हाँ ये ऐसा है। और जैसे आपने कहा कि कोई एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आ गया, तो मॉक टेस्ट में वही तो मालूम पड़ता है, अच्छा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये तो हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, हूँ। ये सब भी हो सकता है। और अराउंड हमारे मॉक में अराउंड 4 to 5 thousand क्वेश्चन आर दे रहे हैं। तो ये सारे जो जैसे जैसा बोर्ड का खत्म हो जाएगा नहीं, पूरा इतना पेपर देने वाले, इतना करने के बाद उनको 100% लाना मेरे को तो लगता नहीं कि डिफिकल्ट जाएगा एक्चुअली। फैंटास्टिक, इतना कर हाँ, गया तो सेट है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र टॉपर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज ना हमेशा बोलता हूँ घनश्याम इनको कि आप लोगों को जितना मैंने दिया था उससे कई गुना ज्यादा इनके पास है, सिर्फ इस्तेमाल करने आना चाहिए। मतलब हमारे करेक्ट पास जो करेक्ट। शक्ति है उसे इस्तेमाल करने आना चाहिए। अगर वो आप कर पाओ तो इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो। और आज एनी डाउट, अगर एनी प्लान से जैसे बोले कोई भी प्लान बनाना है, आप हेल्प मी फॉर दैट, आई विल हेल्प यू कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस में स्टक हो, किस में डाउट हो। और मुझे ये मानना है कि वो जो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वही उसमें आपको हेल्प कर सकता है, बाहर का कोई हेल्प नहीं कर सकता। इवन पेरेंट्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, और दैट एंड ऑल। ठीक है, सही बोला ना गैशम। करेक्ट करेक्ट। ओके। और ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा, काफी चीजें हमको सीखने मिली आज घनश्याम से। और जैसे मैंने बताया था कि सीईटी जेई बोर्ड और एज वेल एज गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल एज बहुत सारी चीजें घनश्याम ने अपनी लाइफ में करी है।
और थैंक यू घनश्याम फॉर कमिंग ऑन वन कॉल, एक कॉल पे आप आ गए, और दैट इज No. गुड थिंग फॉर माय लाइफ। और ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उसका बड़ी खुशी होती है, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो यश दीवाने, यश रॉब, पवन गुरलीवाड, इवन साइनाथ तुमचे बैठना होता, ही जॉइन एनआईटी, उसने एनआईटी Hmm. ज्वाइन किया, नाउ ही इज इन एआई डेवलपर है वो अभी Okay. बैंगलोर में। उसने बोला कि सर मैं भी कनेक्ट होऊंगा बच्चों से, मैं भी बात करूंगा, उनको पता चलेगा हमारा जर्नी कैसा। तो आपका कोरोना पीरियड था तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम थे, ऑफलाइन Correct. भी Correct. किसी आपके पास अवेलेबल, आपने पूरा ऑनलाइन सेशन में, ज्यादातर काम तो ऑनलाइन में किया है, और बहुत सारी चीजें आपने अचीव करी, और भगवान करे कि और अचीव करो बेटा, हमारा आशीर्वाद और हमारी फ्रेंडशिप हमेशा साथ रहेगी। और एक चीज मैं Sure. आपको Sure. बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने बच्चे हैं, आज गणेशा ने इतना अचीव किया, पर जिस दिन मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट डे में विजिट है कॉलेज, 6 मार्च 2025, जब मैंने एंट्री की सुबह 8-9 बजे, और गेट से एंट्री की, तो बटोबे से एंट्री मिलता नहीं वैसे, तो घनश्याम बाहर आया था लेने के लिए, हम गए, जैसे मैं पहुंचा वैसे उन्होंने पैर छुए। मेरे को उस दिन एक बात दिमाग में आई ना, कि यार आदमी जितना बड़ा होता है ना उतना हम्बल होते जाता है, और जितना छोटा होता है ना उतना एरोगेंस होते जाता है। ये बात मैं उस दिन समझ गया था। तो आप बड़े हम्बल हो, और घनश्याम बहुत अपने किए हैं, और शायद इस बार भगवान करे कि हमारा आशीर्वाद है कि आपका प्रमोशन हो जाए डिलर्ट्स में, जैसे आप मुझे कल बता रहे थे। ठीक है, Sure. और Sure. एक आधा Thank पार्टी you. हमको भी दे दो। आई एम कमिंग इन पुणे, मैं बिल्कुल पुणे आऊंगा। बिल्कुल. तो घनश्याम इज ज्वाइनिंग फ्रॉम पुणे, तो हम मिलेंगे Yes. आपसे, Yes. और लाइफ एंजॉय करेंगे बस, यही तो एक लाइफ है। बिल्कुल. और कभी अगर सेशन लेने का मौका मिले तो ज्वाइन करिएगा, बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, प्रेशर होते हैं, तो Sure. आपसे बात Sure. करके उनको भी अच्छा कभी लगेगा। भी. Always, always. And not only this session, you all guys can reach out to me on my social media. LinkedIn पे you can ping me always. I'm always available to guide everyone. Because जैसे ही आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हो, आपके पास काफी क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, कि आपने कैसे अचीव किया, तो लिंक्डइन पे यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आई एम जनरली अवेलेबल ऑनलाइन ऑन लिंक्डइन एंड हेल्प पीपल लाइक यू, everyone who wants guidance and all. So yes, you can always reach out. Not any problem. ओके, पर घनश्याम भी एक चीज बताता हूँ कि घनश्याम के पापा भी सीओपी पास आउट है, घनश्याम विजिट है पास आउट है, और घनश्याम का छोटा भाई हर्षल वो भी विजिट है इस बार है, तो हमारा तो पूरा फैमिली ब्रिलियंट है तुम लोगों का, तो यार चलो कोई बात नहीं। और थैंक यू गाइस, आप बच्चे आए, बच्चों ने ज्वाइन किया फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर दिस घनश्याम, थैंक यू। और जिसको जो मिलेगा वो लेगा, उसके ऊपर काम करेगा, और डिमोटिवेट नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा और रिजल्ट्स लेके आएगा। तो डिमोटिवेशन आते रहेगा, स्ट्रेस आना, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, उसको लेना है, छोड़ना है, आगे बढ़ना है। और एक लास्ट लाइन बट नॉट लेस्ट, कि हम इंजीनियरशिप पढ़ते नहीं, हमारी इंजीनियरिंग बोरिंग नहीं होती, हमारी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, Interesting. Correct. तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी Thank you. वाले। Thank you. All the best to everyone who was are present here. It was a nice session. Keep in touch. Yes. ओके, थैंक यस। यू, बाय Thank you. बाय। Bye.